चलिए, कल लास्ट टॉपिक जो आपका था शायद कौन सा क्या चल रहा था बताओ। डेप्रिसिएशन की रेट, यस, डेप्रिसिएशन की रेट कंप्यूट करने की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बाद में। और मैं तो कहूँगा क्वेश्चन खुद ही बना लो ना, बहुत सारे। सपोज एक प्लांट मशीन 25 लाख की खरीदी, कोई फर्नीचर 5 लाख का खरीदा, लाइफ 10 साल, सैलवेज वैल्यू 10 साल बाद 50,000 रुपये। WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना, SLM तो कोई भी निकाल देगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सैलवेज वैल्यू होल डिवाइडेड बाय लाइफ, वो तो कोई भी निकाल देगा। WDV मेथड से डेप्रिसिएशन की रेट फाइंड आउट करना, वो जो कल फॉर्मूला लिखा था, 2 4 5 बार प्रैक्टिस करोगे आपके आगे भी काम आएगा। अभी आप FM में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे चल रहे हो, उसी में आपको ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी। यदि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला ध्यान हो तो D1/P0 प्लस G। अब वो G कई बार क्वेश्चन देता नहीं है, वो आपको सीरीज उतार देगा। पिछले 10 साल से कंपनी डिविडेंड इस तरह से देती आ रही है, पिछले 10 साल से कंपनी EPS इस ढंग से देती आ रही है, उसे ग्रोथ रेट निकालना आना चाहिए। और उसमें ग्रोथ रेट का वही कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला लगता है, G निकालना पड़ता है, वो G इसी से आएगा 12 बार अंडर रूट्स, बहुत काम आता है ये। तो अभी हाल फिलहाल डेप्रिसिएशन का ये रेट का मामला था। अभी भी यदि किसी को और प्रैक्टिस करनी हो, क्वेश्चन में और लिखवा सकता हूँ कि चलो ये लिखवा दिया, क्वेश्चन आप और कर लो। और मैंने कहा ना, आधा मिनट हार्डली लगता है, 30 सेकेंड। सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट जो आएगी उसका 12 बार अंडर रूट करना है, 12 टाइम्स अंडर रूट। 12 टाइम्स अंडर रूट करने के बाद जो आएगा उसमें 1 माइनस करना है, माइनस करके जो बचे उसमें लाइफ का डिवाइड करना है, जो आएगा उसमें 1 वापस प्लस करना है, और फिर इंटू इक्वल्स टू 12 टाइम्स करना है, जो आएगा उसका 1 से डिफरेंस लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 30 सेकेंड भी आप गिनो ना, वो भी नहीं लगते, खाली बस वो 12 टाइम्स पुश करने का टाइम लगता है। क्वेश्चन खुद बना लो, आपको चाहिए तो मैं और लिखवा देता हूँ अपने हिसाब से। ये फर्नीचर है, इतने का खरीदा, इतनी लाइफ है, डेप्रिसिएशन की रेट बताओ यदि सैलवेज वैल्यू ये है तो। कंडीशन एक ही है, सैलवेज वैल्यू होनी चाहिए, वरना WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता। और ये तो आप लोग भी मानोगे, SLM में कोई भी असेट की बुक वैल्यू 0 हो सकती है, WDV में 0 नहीं हो सकती कभी, कैसे पॉसिबल है? वो तो कोई ना कोई तो वैल्यू बचेगी ना। तो WDV होगी, सॉरी सैलवेज वैल्यू होगी तो WDV रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, वरना लगता ही नहीं। अब आज हम आगे बढ़ रहे हैं, कल तक के टॉपिक से फर्दर कंटिन्यू करें। टॉपिक आपके 15-16 हो गए होंगे, देखो 17 हो गए। अब आज हम जा रहे हैं थोड़े अकाउंटिंग वाले पार्ट। देखिए, थोड़ा बीच में मैथमेटिकल पार्ट है, EMI निकालना, EYI फाइंड आउट करना, साथ में इंटरेस्ट का रेट चार्ट वगैरह सब। जब हम हायर परचेज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट का रेट चार्ट कैसे बनता है, इंस्टॉलमेंट को कैसे रिड्यूस करते हैं, EMI शेड्यूल, ये सब आएगा। अभी ये जितने भी टॉपिक आपके लिए जा रहे हैं, ये आगे की तैयारियां हो रही है, ये मान लेना। और ये और अदर सब्जेक्ट्स में भी, कभी कॉस्टिंग में, कभी FM में, कहीं भी फिट हो जाएंगे ये मामले। आज हम ले रहे हैं अकाउंटिंग का एक टॉपिक, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट का चैप्टर करेंगे उसमें आपके मॉड्यूल के शुरू के 6 इलस्ट्रेशन इसी पे गिवन, और ये जो अभी हम करने जा रहे हैं कल, या तो 6 इलस्ट्रेशन आप खुद ही कर लोगे। वो केवल बेड डेट और प्रोविजन फॉर बेड डेट की जनरल एंट्री, P&L में चार्जिंग और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर, उससे रिलेटेड टॉपिक। आपके इंस्टीट्यूट ने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में इस पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। एक तो बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, और एक डिस्काउंट अलाउड एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये 2 ही टॉपिक समझाए हैं बस, उसके बाद सीधे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन, कुछ नहीं समझाया। और वो जो एडजस्टमेंट्स हमने शुरू में पढ़ लिए थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम, अक्रूड इनकम, ये क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये फाइनल अकाउंट के लिए ही पढ़े थे हमने। न केवल फाइनल अकाउंट, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और साथ में NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये लगातार 3 चैप्टर का पैकेट है पूरा, और ये तीनों एक साथ करेंगे हम। और इन तीनों के अंदर ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं काफ़ी हद तक काम आएंगे। तो अभी जो भी आप कुछ कर रहे हैं, इट्स बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके बहुत फायदे होंगे आगे। अभी मैं सीधा चैप्टर स्टार्ट करता तो अब तक 2 चैप्टर करा चुका होता।
लेकिन वो फिर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप कहते हैं सर हमारे तो ये जो आप करा रहे हो क्वेश्चंस, हमारे तो बातें ही क्लियर नहीं है। इवन अभी एक टॉपिक और लूँगा मैं, हाउ टू प्रिपेयर सन्डी डेटर अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर सन्डी क्रेडिटर अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर BRBP अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आपको इनके वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। सन्डी डेटर अकाउंट में क्या क्या एंट्रियां होती है, माल उधार बेचना, माल वापस लौट के आना, BR कलेक्ट करना, BR को एंडोर्स करना, BR की डिस्काउंटिंग कराना, BR का डिसोनर हो जाना, एंडोर्स किया हुआ BR डिसोनर हो जाना, डिस्काउंट किया हुआ BR डिसोनर हो जाना, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आपके कोर्स में इसी बुक में है। फाउंडेशन में था जो था, या रिपीट है वापस, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बोर्ड पे सिलेबस दिखाया था, वापस से कोर्स में आपके। इसलिए BRBP डेटर क्रेडिटर वो एक पैकेट में अलग से लूंगा, और वो आपके 3 जगह काम आएगा, एक फाइनल अकाउंट, एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और एक चैप्टर आएगा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। वहां तो पूरे चैप्टर में अकाउंट ही यही बनाने हैं डेटर क्रेडिटर के, दोनों 3 जगह काम आएगा। और सन्डी डेटर सन्डी क्रेडिटर के अकाउंट में स्टूडेंट कुछ हद तक कंफर्टेबल नहीं होते। सर वो बना तो लेते हैं लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है, हल्का सा झिझक आती है। सर आप तो करा देते हो यहाँ क्लास में, हमसे घर पे नहीं होता, हम करने बैठते हैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठते। हमें डेटर क्रेडिटर की सारी एंट्रियों की नॉलेज नहीं है, और वो सेल्फ बैलेंसिंग में तो एक एक पेज का डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनता है, बड़े बड़े अकाउंट बनते हैं दोनों हाफ पेज में, बहुत सारे 15-20 ट्रांजेक्शन दिए हुए डेटर क्रेडिटर, और वो नॉलेज होना जरूरी है। ये बेसिक्स चैप्टर्स की तैयारी है, यूँ मान लो। हम लगातार चैप्टर खींचेंगे, फिर कंटिन्यू पार्टनरशिप और ब्रांच के अलावा सारे चैप्टर हो जाएंगे इन बेसिक्स के दम पे। और पार्टनरशिप भी मैं तो बिल्कुल 0 लेवल से लूंगा, हर बार हर बैच में यही करता हूं, क्योंकि ढंग से पार्टनरशिप छोटी क्लासों में पढ़ी हुई होती ही नहीं है। कोई गुडविल को लेके दुखी है, कोई रिवैल्यूएशन को लेके, कोई रिलेशन अकाउंट को लेके, और कोई किसी और टॉपिक को लेके। सर पार्टनरशिप में भी सर रटाया था हमारे को, हमें तो गुडविल की एंट्रियां याद करवा दी थी, नया पार्टनर आए तो ये करो, और कोई पार्टनर की डेथ हो या रिटायरमेंट हो तो ये करो। लेकिन सर गुडविल के हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, हमें यही मालूम नहीं है गुडविल की एंट्रियां होती क्यों आखिर, और होती है तो फर्म की सेहत पे क्या असर पड़ता है, पार्टनर्स क्यों गुडविल को लेके आपस में झगड़ा मचाते हैं, गुडविल का आखिर रोल क्या है बिजनेस के अंदर, ये सब बातें। इसलिए मैं तो पार्टनरशिप 0 लेवल से डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन, और फिर पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, इम्प्लाइड राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनरशिप डीड एंड समथिंग। क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट की गलती है, इन लोगों ने शायद फाउंडेशन में पार्टनरशिप दी नहीं आपको, और इंटरमीडिएट में सीधा एडमिशन से चैप्टर शुरू कर दिए। फंडामेंटल क्यों नहीं सिखाया भाई इनको? मैं वहां पे आपको CA फाउंडेशन का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का यूनिट मॉड्यूल आपके ग्रुप पे डालूंगा, और फंडामेंटल्स के क्वेश्चन अपनी तरफ से पहले एक एक क्वेश्चन ढंग से क्लियर करूंगा। 5-7 क्लास हो जाएगी, 1 वीक लगेगा, आप कहोगे सर अब पार्टनरशिप समझ में आ रही है, वरना मैं सीधे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, अमालगमेशन, कन्वर्जन पे आ गया, बाउंसर पढ़ेंगे, ऊपर से निकलेंगे, मालूम नहीं पड़ेगा क्या बोल रहा हूँ। ये कोर्स डिजाइन करने वाली की गलती है कि उसने फंडामेंटल का एक यूनिट क्यों नहीं डाला। 7 यूनिट कोर्स में आपके पार्टनरशिप के, 7 चैप्टर अकेले पार्टनरशिप, 6.1 से 6.7, और एक ही साथ पूरी पार्टनरशिप भर रखी है कोर्स में। सारी जितनी पार्टनरशिप अकाउंट है एक चैप्टर में, आधा फाउंडेशन में देते, आधा यहाँ देते, पीछे से सीख के तो आते कुछ। अब वो कोर्स डिजाइनिंग की प्रॉब्लम, अब जैसा है कोर्स का तो हम कोई चेंज कर नहीं सकते। अब न्यू सिलेबस आ रहा है, उसमें तो काफ़ी हद तक ये सुधार रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। अभी आज आप टॉपिक लिखिए, नंबर 18 होगा शायद, कोई बात नहीं, आगे पीछे। ये 16 नंबर था कल, डेप्रिसिएशन वाला। नहीं, इसके बाद एक, नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी तो हो गया था ना एक, इसके बाद आपने डेप्रिसिएशन वाले पे नंबर नहीं लगाया कल। सुन लो, 16 नंबर जो था वो EMI EYI इक्विटेड इंस्टॉलमेंट वाला 16 नंबर था। 17 नंबर हो गया था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला, उसको 17 कर लो, वो अलग था ना, दोनों में रिलेशन नहीं था कोई। और अब है 18 नंबर, 18 नंबर, ये आपके 20-25 के आसपास टॉपिक हो जाएंगे, बट इसमें आपकी अकाउंटेंसी बेसिक पूरी आ जाएगी।
चलो लिखो जल्दी। टॉपिक नंबर 18, टॉपिक नंबर 18। ये भाई जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास के भरोसे में रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दूंगा कल से। ये गलत बात है कि ना ऑफलाइन आ रहे हैं ना ऑनलाइन आ रहे हैं। अब इसमें 8-10 बच्चे प्लस माइनस होते रहते हैं रोज, कभी 40-45, कभी 20-25, कभी आज 34 है। अभी ये रिकॉर्डेड के भरोसे में फंसेंगे बहुत बुरे। जो लोग रिकॉर्डिंग मोड पे गए वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे क्लास, वो इतने पीछे हो, क्योंकि अभी तो स्पीड नहीं आई है। 8-8 सब्जेक्ट आपके, बाकी सब्जेक्ट कितने चल रहे हैं अभी? फिर कब करेंगे ये घर बैठ? ये कंटिन्यूटी में क्लास मजबूरी में हो जाती है, सामने बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन। रिकॉर्डिंग में वो वेब सीरीज बन जाएगी, फिर आधा घंटा आज देखी, 15 मिनट कल देखे, ऐसे होगा फिर। और वो फिर 1-1.5 महीना पीछे हो जाएंगे आपका एग्ज़ाम आएगा जब तक। अभी ये नवंबर वाले बच्चे जो सीए वाले हमारे इंटर वाले 110 बच्चों का बेच था, अभी कम से कम 2 महीना पीछे चल रहे हैं और अभी एग्ज़ाम ही नहीं दे रहे, ड्रॉप कर दिया अटेम्प्ट ही। सर वो लेक्चर ही पूरे नहीं हो रहे। सर आपके 800-900 लेक्चर हो गए, कब करें? हर सब्जेक्ट में करीब 150 लेक्चर होते हैं, 8 सब्जेक्ट में 1200 लेक्चर हो जाते हैं, कब करोगे? 5-5.5 महीने कोर्स चलता है। इतना बड़ा सिलेबस है कि फाउंडेशन से 8 गुना, और वो फाउंडेशन के भरोसे बस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं सब। हम तो सीए बन गए, फाउंडेशन पास हो गए ना हम तो, वो गलतफहमी दूर हो जाती है अच्छों की। इसलिए ये रिकॉर्डेड मोड पे आप लोग भी मत चले जाना। सीएमए इंटर का भी सिलेबस कोई कम नहीं है। अभी आप जब डीटी आईडीटी समेटो ने, जब देखो कितना लंबा जाएगा मामला। और ये इसमें एफए में, एडवांस में, ऑडिट में, ओएमएस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत बड़ा सिलेबस है। पूरा दिन खप जाएगा तो भी चैप्टर पूरे नहीं होंगे। रिकॉर्डेड मोड पे गलती से भी मत चले जाना, लाइव रहो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अब ये गलती कर रहे हैं जो रिकॉर्डेड। मैंने तो सचिन को बोला था बंद ही करो डालना, इनको एक एंड में देना, जाके एग्जाम के दिनों में रिकॉर्डिंग देना। उसने शायद एक मैसेज भी, ऑडियो मैसेज भी डाला था। जरूरी है वो। हमारा पिछले 2.5 साल, मतलब 5 बैच निकल गए कोविड के, तब से एक्सपीरियंस ये है कि लोग रिकॉर्डेड मोड को मस्ती में लेके बैठे हैं। उसको एक स्टेपनी की तरह यूज़ करो। आप तो मेन टायर में लगा के बैठे हो उसको। वो कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाए, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, खुद के साथ कोई दिक्कत हो गई, कोई तरह की ऐसी इमरजेंसी आ गई, तो उसको सेफ्टी के तौर पे काम में लो। रूटीन में रिकॉर्डेड। अब आज अपन लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और वो लोग सो रहे होंगे अभी, क्योंकि लेट तक उठना है। रात को हमारे मोबाइल और फेसबुक और व्हाट्सएप जरूरी है। गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, और कुछ नहीं होना, अटेम्प्ट लेट हो जाएगा उनका। आप लोग तो कम से कम जो अभी क्लास में आ रहे हो, ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, रिकॉर्डेड मोड पे गलती से भी मत चले जाना। फिर याद करोगे सर ने सही कहा था, मैं तो बहुत पीछे हो गया। टेस्ट सीरीज भी नहीं दे पाओगे। अभी हम लोग टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उन लोगों के। अभी 8 सब्जेक्ट में चॉइस टेस्ट लिए हैं, अभी आज वो डिक्लेयर करके आए हूँ सीरीज फुल पेपर की। वो टेस्ट सीरीज ही नहीं दे रहे। 110 बच्चों में से 15-20 बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं केवल। बाकी लोग सर चैप्टर कर रहे हैं। अभी तो हमारा कोर्स ही नहीं हुआ, फिर एग्जाम क्या दोगे तुम लोग? और फॉर्म भर दिया, फीस लग गई, और वो एब्सेंट लगेगी, वहाँ नहीं जाएंगे। चलो जी लिखो, अकाउंटिंग 4 bad debts, and provision for bad debts. अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या इसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख सकते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी, दोनों इक्वली यूज होते हैं, दोनों ठीक है। पहली बात, सन्ड्री डेटर्स के कितने टाइप होते हैं? सन्ड्री डेटर्स के प्रकार। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी टाइप ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ये बेसिक्स है। अब देखो, पढ़ के सब आए हो, लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। मैं बोलूंगा तो हाँ भरूंगा, हाँ सर हम तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे। 3 तरह के होते हैं, बोलो।
डाउटफुल वाले और बैड डेट्स वाले और जो डेटर्स। थोड़ा सा वापस बोलो, यू आर राइट। एक, गुड डेटर्स, यस वेरी बैड गुड, डेट्स ठीक और ठीक ठीक, डाउटफुल गुड। डेट। तीन कैटेगरी होती है डेटर्स, गुड, डाउटफुल एंड बेड। अब बेड के आगे डेट लगा देते हैं तो बैड डेट, डाउटफुल के आगे डेट लगा देते हैं डाउटफुल डेट्स, गुड के आगे डेट लगा दिया गुड डेट्स। डेट्स दैट इज बुक डेट्स। संडी डेटर्स के दो नाम होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं संडी डेटर्स, कुछ लोग बोलते हैं बुक डेट्स। DEBTS, शुद्ध हिंदी में डेट का मतलब होता है लेनदारी देनदारी। हम लोग डेटर्स लिखते हैं DEBTORS, डेटर्स। एक होता है क्रेडिटर्स, हमने किसी से लेना है वो डेटर्स, हमें किसी को देना है वो क्रेडिटर्स। बेसिकली दैट इज अ डेट, DEBT। डिक्शनरी में डेट का मीनिंग ढूंढोगे, शुद्ध हिंदी में ऋण, कर्जा, किसी को देना या लेना। हमने कर्जा लिया, हमने कर्जा दिया, दैट्स ए डेट। डेट टेकन, डेट गिवन, लोन टेकन, लोन गिवन, ऐसे डेट्स होते हैं। तो ये बुक डेट्स मतलब आपके जिनको माल बेचा अकॉर्डिंग टू बुक्स, उनसे कितना पैसा लेना है, दैट्स ए बुक डेट्स। और बुक डेट्स को हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं डेटर्स। संडी डेटर, ट्रेड डेटर, व्यापारिक देनदार, हमें देने वाले वो हमारे देनदार डेटर्स, हमसे लेने वाले हमारे लेनदार, क्योंकि हमने माल खरीदा था। संडी डेटर्स की तीन कैटेगरी होती, गुड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स। गुड डेट्स वो जिनसे हमें कभी दिक्कत नहीं होती, बेचारे टाइम पे पैसा देते हैं, इमेज उनको ज़्यादा प्यारी है, उनकी गुडविल उनको ज़्यादा प्यारी है कि हमें कोई बाजार में कह कैसे दें कि साहब फला व्यक्ति पैसे नहीं देता, ये तो बहुत टहला टहला के और बहुत ज़्यादा गोलियां दे के पैसे देता है, कोई बोल कैसे दें। इमेज है हमारी मार्केट, हमें कोई उधार माल देने में झिझकता नहीं है। बंदा साफ कहता है साहब खरा सोना है, इसको आप कितना भी माल बेच दो टाइम से पैसा आता है, कभी आपको इधर उधर गोलमोल नहीं करता। ऐसे डेटर्स गुड डेट्स या गुड डेटर्स कहलाते। और वो डेटर्स जो किसी कारण से या चला के आपको पेमेंट देने में कहीं ना कहीं आनाकानी करते हैं। आपका क्रेडिट पीरियड, उधार की अवधि, जितने समय का बोल के उधारी लेते हैं। यदि आप अपने डेटर को, आज सपोज आप मेरे डेटर्स हैं, मैं एक होलसेलर हूं, आप सब रिटेलर हैं, मैं एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आप सब होलसेलर्स हैं, और आप उनसे होलसेल पे माल लेते हो और आगे रिटेल में बेचते हो। और मैं आप लोगों को जिन जिन को माल बेचता हूं, मेरा एक्सपीरियंस किसी के साथ गलत नहीं है। हर कोई बंदा, जब जो पीरियड है, मैंने आपको ऑफिशियल क्रेडिट दे रखी है, उधारी 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाने चाहिए। ऑफिशियली 1 मंथ का मैं पीरियड अलाउ करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है, इसको क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। FM में पढ़ोगे आप वर्किंग कैपिटल, इसको क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। मेरी क्रेडिट पॉलिसी है, मेरी उधार की पॉलिसी है। 1 महीने की उधारी मैं सबको देता हूं, एहसान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं, ट्रेंड है मार्केट की। 1 महीने की उधारी पे माल मिलता है सब जगह, 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। लेकिन 1 मंथ क्रेडिट पीरियड के अंदर आप मुझे पेमेंट करते हो। इन माई बुक्स यू आर ए गुड डेटर, आप मेरी अच्छी बुक्स में, गुड बुक्स में हैं। आपके लिए मेरे दिमाग में कोई शक नहीं है कि पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, यू आर ए गुड डेटर। मेरे लिए आपसे अच्छे डेटर हो नहीं सकते। लेकिन यदि आप लोगों में से कुछ लोग बीच में टालम टोल करते हैं, महीने भर की क्रेडिट पीरियड से थोड़ा डिले करते हैं, रिमाइंडर देना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, पर्सनली विजिट करके आनी पड़ती है, एम्प्लॉय को भेज भेज कर आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है आपका पेमेंट ओवरड्यू हो रहा है, डिले हो रहा है, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, अरे कर देंगे साहब कहाँ जा रहे हैं। ऐसे करते करते, टालम टोल करते करते आप दुखी करते हो। धीरे धीरे मेरी गुड बुक्स में से आप डाउटफुल बुक्स में आ जाओ। मेरे दिमाग में ये एक शक तो हो जाएगा कि ये बंदा कोई ना कोई दिन दगा देगा, कोई ना कोई दिन धोखा देगा, पैसा लेके डूब जाएगा, और या फाइनेंशियल पोजीशन की प्रॉब्लम है। और तीसरे ऐसे डेटर जो रियल में डूब गए, बैंकरप्ट हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, जितनी बाजार में देनदारी थी दिवालिया होके और हाथ खड़े कर दिए। इंसॉल्वेंसी एक्ट में, अब तो एक्ट के नाम ही बदल गए। बहुत पहले इंडिया में 1909 में पहला एक्ट आया था इंसॉल्वेंसी का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, द प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। सेकेंड एक्ट आया था 1920 में, द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। 1909 और 1920 से 2016 तक वो एक्ट चले थे दोनों। अभी 2016 में नया एक्ट आ गया, IBC 2000 सेक्शन, ये जीके की बातें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। IBC इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016।
आपके फाइनल में आएगा कॉर्पोरेट लॉ में। अब कोई व्यक्ति आज इंडिया में दिवालिया होता है तो अकॉर्डिंग टू आईबीसी 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड CODE एक्ट की जगह कोड भी बनते हैं। आपका DTIDT कोड में आने वाला है बहुत जल्दी। डायरेक्ट टैक्स कोड DTC, इनडायरेक्ट टैक्स कोड IDTC, ये कोड आने वाले हैं, एक्ट हटने वाले हैं, तैयार पड़े हैं, सरकार को लाना है बस केवल। कब के बने पड़े हैं? 8-9 साल पहले हमने प्रेजेंटेशन दिया इसके DTC का। बट जो भी हो, किसी व्यक्ति ने अपने आप को दिवालिया घोषित करवा लिया और बाजार से हाथ खड़े करके निकल गया, भैया डूब गया मैं तो, अब मेरे में जो लेना देना था भूल जाओ। ऐसे डेटर्स, बैड डेट्स, 3 तरह के डेटर्स होते हैं और ये तीनों बैलेंस शीट में क्लासिफाई करके बताना चाहिए। और जो डेटर्स रियल में डूब गए वो तो P&L में राइट ऑफ, वो तो भूल जाओ आप, उसके तो एंट्री पास कर दो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैलेंस शीट में डेटर्स में से घटा दो, लिस्ट में से उड़ा दो, उस बंदे को तो लिस्ट में ही मत लो। और P&L में प्रॉफिट में से माइनस करके और भूल जाओ, डूबत हो। अरे यार वहाँ एक बार देखो यार, किसी में बोल क्या हो रिसेप्शन पे होगा तो उस पर कोई टैप वैप लगा के लिख देना चाहिए ना। पहले भी 2-3 बार हो चुका, आगे वापस तो आगे। इंद्र को छेड़ा है किसने? बंद कर दिया था ना किसी ने? नहीं क्या? आगे वापस आ गए तो भाई आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। नेट का कोई इशू आ गया। चलो, अब कुल मिला के बात यह है, हम ये इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं कि इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें डेटर्स की कैटेगरीज, टाइप्स, क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए कि दुनिया जहां में वर्ल्ड में सन्डे डेटर हर बिजनेसमैन के 3 क्लास के होते हैं। सबसे अच्छी क्लास गुड डेट्स, इससे अगली नेक्स्ट क्लास डाउटफुल, सबसे घटिया बैड डेट्स। बैड डेट तो P&L में डंप हो जाते हैं, बैलेंस शीट में आते ही नहीं। जो डेटर डूब भी गए उनको बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि बैलेंस शीट में असेट दिखाने के पीछे कॉन्सेप्ट होती है प्रूडेंस। क्या होती है प्रूडेंस? नाम तो सुना होगा कभी, प्रूडेंस शब्द तो सुना होगा। अकाउंटिंग की बहुत सारे रीति रिवाज है, उनमें से एक रिवाज है प्रूडेंस। प्रूडेंस 4 पिलर की बिल्डिंग है, 4 सिद्धांतों पे टिकी हुई बिल्डिंग है। कभी भी अपनी असेट्स को बैलेंस शीट में बढ़ा चढ़ा के मत दिखाओ, या तो रिलायजेबल वैल्यू या उसकी कॉस्ट विच एवर इज लेस, हायर पे मत जाओ। अपने आप को बैलेंस शीट में ओवर एस्टिमेट मत करो, असेट साइड को कभी ज्यादा मान के मत चलो। जब रियलाइज होगा तब देखेंगे। बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो एक तरह से। जबरदस्ती अपनी बैलेंस शीट के असेट साइड, आज मेरे डेटर इतने, मेरी बिल्डिंग इतनी, मेरी लैंड इतनी, क्यों भाई? और कल को दिए सारों को भाव गिर गए नीचे आ गए तो फिर लोग तो आपके भरोसे आपकी बैलेंस शीट को देख के लोन कर्जे दे रहे हैं और आप पता लगा साहब झूठ बोल रहे थे। असेट्स को कभी ओवर एस्टिमेट करके मत बताओ, लायबिलिटी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। यदि कोई लायबिलिटी अराइज होने की संभावना 50% से ज्यादा है, इमीडिएट प्रोविजन बनाओ। यदि लायबिलिटी के उत्पन्न होने की संभावना 50% से कम और 5% से ज्यादा, 5 से 50 का रेशियो है, 10, 12, 15, 20, 22, 25% संभावना है कि लायबिलिटी आ सकती है। एटलीस्ट बैलेंस शीट के बाहर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सुना है कभी? ये सब मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये AS बेस्ड है सब। AS 29 प्रोविजंस कॉन्टिजेंट असेट इन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का AS है पूरा, उसमें ये परसेंटेज तक मेंशन है। कोई लायबिलिटी उत्पन्न होने की संभावना 5% या उससे ऊपर, बट 50% तक है।
उसको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज करो, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट। कम से कम आपकी बैलेंस शीट पढ़ने वाला आगाह रहेगा, वार्न रहेगा, चेतावनी रहेगी उसे कि भाई साहब ये लायबिलिटी हम पे कभी भी आ सकती है, हमसे जरा बिजनेस से जुड़ो तो सोच के जुड़ना। और जो लायबिलिटी 50% से ज्यादा उत्पन्न होने की संभावना हो गई, आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है और वाद विवाद चल रहा है और वकीलों में झड़प चल रही है और आपके वकील ने 2-4 सुनवाई के बाद में कह दिया भाई साहब लड़ रहे हैं जबरदस्ती, केस तो हमारे फेवर में नहीं जाएगा और हमारे 10 लाख का नोटिस तो आना पक्का है, कोर्ट फैसला देगा, कम से कम 10 लाख की लायबिलिटी तो आएगी, केस तो हम हारेंगे श्योर है, बस खाली हम तो घसीटे जा रहे हैं, जबरदस्ती तारीख पे तारीख लिए जा रहे हैं, अल्टीमेटली केस हम डिफीट करेंगे। प्रोविजन बना लो। ये प्रूडेंस के 2 नियम तो है असेट लायबिलिटी के, कभी भी अपनी असेट को ओवर एस्टिमेट मत करो, कभी भी अपनी लायबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। ऐसे 2 नियम है इनकम एक्सपेंस। कभी भी कोई संभावित इनकम, एंटिसिपेटेड इनकम, भविष्य में आपको कोई इनकम हो सकती है, संभावित है, एंटिसिपेशन है, आपका एक कैलकुलेशन, ये विजन ये कहता है, आपकी दूरदृष्टि ये कहती है कि आज के 6 साल बाद में इतने कमाऊंगा, आज के 2 साल कमाऊंगा तब देखेंगे। कभी एंटिसिपेटेड इनकम को बुक्स में रिकॉग्नाइज मत करो और कभी भी कोई एक्सपेंस जो आपकी दूरदृष्टि कहती है, आपका विजन ये कहता है कि फला ईयर में फला लायबिलिटी या फला खर्च या फला नुकसान मुझे होना है, उसको बुक्स में पहले चार्ज करो। ये 4 नियम, 4 सिद्धांतों की बिल्डिंग है प्रूडेंस, और प्रूडेंस के चलते ही प्रोविजन बनते हैं। बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स को बड़ा चढ़ा के मत बताओ। जो डेटर डूब गए P&L में राइट ऑफ करो, जो डूबने की संभावना में है प्रोविजन बना लो, और जो 100% रियलाइज हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी ओरिजिनल अमाउंट पे बता दो। सिंपली बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स को रिलायजेबल वैल्यू पे बताना चाहिए, और जो प्रोविजन आपने बना लिया वो रिलायजेबल नहीं है। आपकी कैलकुलेशन कहती है इस पार्टी में इतने रुपए डूबेंगे, मेरे 100 जनों की डेटर्स की लिस्ट है, इसमें से 5 जने तो डूबेंगे। पुराना एक्सपीरियंस आपका है, प्रोविजन हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। आपका पुराना अनुभव ये कहता है कि मेरे इतने सारे डेटर्स की भीड़ में इतने जने तो नहीं देंगे, और कोई ना कोई आफत उनके साथ आएगी, कोई ना कोई हादसा होगा, बैंकरप्सी होगी, इंसॉल्वेंसी होगी, बाजार का माहौल ऐसा है कि लोग इतना पैसा नहीं देंगे, प्रोविजन बना लो। इस प्रोविजन के पीछे 2-2, 3-3 रीजन है। वन इज अ प्रूडेंस, जो अभी हमने बात करी कि यदि आपके डेटर्स की भविष्य में डूबत लग रही है, आपको यह अंदेशा है कि मेरा अनुभव है कि 100% डेटर्स में से 5% तो देते ही नहीं है। अब वो मजबूरी में नहीं देते, चाहे वो चला के नहीं देते, लेकिन डूबत तो होती है। आज रियल मार्केट में जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कभी उनकी दुखती रग पे हाथ रखो, कभी उनसे पूछो भाई साहब आप बिजनेस करते हो 100% पैसा आ जाता है क्या? इमीडिएट जवाब देगा क्या बात करते हो, ऐसा ही होता तो आज हम पता नहीं कितने कमा चुके होते। बोला भाई साहब डूबत है, हर धंधे में डूबत है, कोई मोनोपोली प्रोडक्ट है तो बात अलग है, वरना तो डूबत है। अब कितनी डूबत है वो आपके रिकवरी सिस्टम पे डिपेंड करता है। आज यदि बैंकों में आप डूबत का नाम कभी सुना हो, किसी बच्ची की नॉलेज में हो, क्या है ये, सुना है कभी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकिंग कोड्स में है आपके एडवांस में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेज, वो लोग जो आपको पैसा नहीं देंगे। आज हमारे देश की बैंकों में 8 लाख करोड़ से ऊपर एनपीए चल रहे हैं, जिनमें मोटे मोटे तो सामने आ रहे हैं, गुब्बारे फूट रहे हैं बोतों में। कभी विजय माल्या, कभी आपकी नीरव मोदी, कभी मेहुल चौकसी, कभी वो अभी रिसेंटली एक और हुआ थोड़ा शिपिंग वाला, हाँ शिपयार्ड वाला, मोटे मोटे हजारों करोड़ के तो ये सामने आ रहे हैं। और बाकी कितने छुपा रखे हैं सरकार ने, क्योंकि स्टॉक मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएगा, इकोनॉमी पे विश्वास उड़ जाएगा लोगों का, बैंक खाली कर देंगे लोग के बैंक तो डूबने बंद होने वाला है, पैसा निकाल लो। इसलिए सरकार डिक्लेयर नहीं करती था जल्दी से। अल्टीमेटली ये जो बेड डेट की या प्रोविजन की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज व्हाट, आप भविष्य में कितना डूबत होने वाला है उसकी संभावना जता रहे हो, उसका प्रोविजन बना रहे हो। और जो रियल में डूब गया वो अलग, जो डूब गया उसके तो क्या संभावना है, वो तो हो गए। आ गया सामने वाले का वकील का नोटिस, भाई साहब आपको कुछ नहीं मिलने, भाई साहब रुपए में से 20 पैसे मिलेंगे, 80 पैसे भूल जाओ, राइट ऑफ कर लो, बेड डेट की एंट्री कर लो, इस तरह से। और जो डूबने की संभावना उसका प्रोविजन बना लो। प्रोविजंस फॉर बेड डेट का पहला नियम प्रूडेंस, दूसरा नियम कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव लोग कौन होते हैं? हु इज द कंजर्वेटिव? नेगेटिव सोच वाले, निराशावादी लोग, पेसिमिस्टिक,
जो लोग हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव रहते हैं, पॉजिटिव कभी सोचते ही नहीं। प्रोविजन फॉर बेड डेट के पीछे दूसरा रीजन कंजर्वेटिज्म, और आपको ध्यान हो तो कंजर्वेटिज्म भी वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग। एक बिजनेसमैन को ये सलाह दे रखी है कि भैया हाई फ्लाई होके मत चल, बहुत ज्यादा ऊपर देख के और यूं उम्मीदें करके मत चल, नीचे देख के चल, संभल के चल, ठोकरें लगेगी, गिरेगा, गड्ढे आएंगे, जगह जगह लोग तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, धोखा देंगे, दगा देंगे। तो किसी के साथ बुरा नहीं करें, लोग तेरे साथ बुरा करेंगे। इसलिए आप डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हो, क्रेडिटर्स पे कभी प्रोविजन नहीं बनाते कि मैं भी मेरे क्रेडिटर को नहीं दूंगा। इस बात का प्रोविजन नहीं बनता है कभी, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदारी से पेमेंट करो। कंजर्वेटिज्म इज रूल नंबर, ये इसलिए बता रहे हो, न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये आपके एमसीक्यू वालों में आता है ये। व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोविजन फॉर बेड डेट, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रोविजन ऑफ रिपेयर, तो वहां ऑप्शन आएंगे 4, उनमें या तो प्रूडेंस मिलेगा या कंजर्वेटिज्म मिलेगा। और तीसरा रीजन होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। सुना है कभी मैचिंग कॉन्सेप्ट? एक्सपेंस और इनकम एक साथ आमने सामने आने चाहिए। 2022-23 मैंने माल बेचा आप लोगों को इस साल, सेल्स बुक कर ली ट्रेडिंग में इस साल, जीपी आ गया इस साल, एनपी आ गया, खुश हो गया, डुबत होने लगी अगले साल। इस साल के बेचे के माल का प्रॉफिट तो इधर कमा लिया, खर्चा अगले साल के माथे, देयर इज अ मिसमैच। इसके लिए लोग कहते हैं जिस ईयर में आपने सेल्स की बुकिंग करी, जिस ईयर में प्रॉफिट आपने कमाया उस सेल्स का, उसी साल संभावित बेड डेट का प्रोविजन करो ताकि दोनों मैच हो जाएं, ताकि अगले साल के प्रॉफिट पे बुरा असर नहीं पड़े। इट्स अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। 3 रीजन होते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि इनकी एंट्रीज और अकाउंटिंग क्या होती है, वो हमें लिखनी। ठीक है, स्टार्ट करो। पहले इसका डेटर्स की कैटेगरी देखिए, ये क्या, ये धरातल है, ये ग्राउंड है, 0 लेवल से चलो हमेशा। कोई टॉपिक को ऐसा क्लियर करो कि बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं जी, बाकी आगे की एंट्री अकाउंटिंग रटने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप बिल्कुल क्लियर होके चलते हो, साहब हर चीज समझ में आ रही है। क्योंकि अकाउंटिंग भी अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। सब्जेक्ट अपने आप में कोई इलॉजिकल नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता बस रट लो, याद कर लो। आज आप इनकम टैक्स में इतने प्रोविजन पढ़ते हो, डीटी में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी और जितने भी चैप्टर, हर एक के पीछे रीजन है, हर प्रोविजन के पीछे रीजन है। डॉक्यूमेंट्री बनती है बाकायदा पूरी, उसको ये लोग रूल्स में बनाते हैं। पहले सरकार जब कोई नया एक्ट लाती है, प्रोविजन लाती है, उसके पीछे बैकग्राउंड रीजन होते हैं। व्हाइट पेपर कहते हैं उसे, श्वेत पत्र, कि कोई प्रोविजन बना तो क्यों बना। इस हिसाब से चलो लिखो। देयर आर 3 टाइप ऑफ बुक डेट्स। देयर आर 3 टाइप ऑफ बुक डेट्स और डेटर्स। ये इतना डिटेल में मैं जा रहा हूं, किसी को एतराज तो नहीं है? अभी आपके पहले एक बेस लिया था अभी मैंने शास्त्रीनगर में, ये प्रूडेंस और मैचिंग और ये बता रहा हूँ। सर ये क्यों बता रहे हो फालतू? सर सीधा सीधा कोर्स कराओ ना, एंट्री करा के क्वेश्चन करा के ख़त्म कराओ ना कोर्स। ठीक है भैया, तुम पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा था, छोड़ के आ गया मैं तो भेज। ये क्या मतलब है? तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊँगा, मेरे हिसाब से पढ़ाऊँगा। अब बाकियों का नुकसान हो रहा है, बेचारे बच्चों का, उनका क्या, जिनको रियल में नॉलेज ही नहीं है। अपने बस की नहीं भैया, अपने तो अपने बिल्कुल 0 लेवल से शुरू होते हैं, ताकि कोई मजाक है कोई कह दें कि साहब ये चीज़ मुझे नहीं आती, आगे वो 4 का और भला करेगा, उनको भी समझाएगा, देख मैं बताता हूँ ऐसे होता है। इसलिए किसी को हो लगे कि बहुत ज़्यादा कोई सुपर स्पेशियस है तो मेरे को बता देना, मैं मेरे लेवल पे आ जाऊँगा। हाँ होता है, कई जनों के चेहरे बताते हैं जो फालतू बातें बता रहे हैं। देखो वो तो हमें फेस रीडिंग भी बहुत आती है, अभी भी हैं बीच में 2-4। देखो, देर आर 3 टाइप ऑफ बुक डेट्स और डेटर्स। संडी डेटर्स के या बुक डेट के 3 प्रकार होते हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ बुक डेट्स और डेटर्स। डैश कर दो। नंबर ABC कर लो। नंबर ए गुड डेट्स, गुड डेट्स, DEBTS, अच्छे डेटर्स। नंबर ए गुड डेट्स, जो हमें पेमेंट में कभी तकलीफ नहीं देते, हमेशा पैसा टाइम से आता है। नंबर सेकंड डाउटफुल डेट्स। नंबर सी बेड डेट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था डेट का मतलब डिक्शनरी में क्या होता है,
ऋण कर्जा, कभी आपने बेड डेट का शुद्ध हिंदी पढ़ा हो तो डूबत ऋण, शुद्ध हिंदी में बेड का मतलब डूबत और डेट का मतलब ऋण। आपने लोगों को माल बेचा, पैसा आपको लेना है लेकिन डूबत हो गई हो, बैड डेट्स। बैंक वाले इसको एनपीए कहते हैं, बैंकों की भाषा में एनपीए कहलाता है और बैंकों में ये पीए कहलाता है, परफॉर्मिंग एसेट। चलिए ये तीन तो हो गए डेटर्स के टाइप। अब जो आपका प्रोविजन बनता है ना वो इस पे बनता है। बिल्कुल, इस पे क्यों प्रोविजन बनाओगे, तो बेचारे गोल्ड है आपके लिए। और इसका क्या प्रोविजन बनाओगे जो डूब ही गया, आप जो डूबने की संभावना में है वो डाउटफुल है, प्रोविजन उसके लिए बनता है। और ये वाला जो है वो ये तीसरा वाला है। और इनके लिए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है जब तक वो अच्छी कैटेगरी में है, ये तो प्योर गोल्ड है आपके लिए। अब पैरा बदल के लिखें, एक्चुअल बैड डेट्स, एक्चुअल बैड डेट्स वास्तविक डूबत, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, WRITTENOFF रिटर्न ऑफ, actual bad debts written off are charged to P&L account. Actual bad debts written off, WRITTENOFF actual bad debts written off are charged to P&L account and deducted from sundry debtors and deducted from sundry debtors, sundry debtors में से कम कर दिए जाते हैं क्योंकि वो पैसा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया, अब तो उसके आने की कोई संभावना ही नहीं है। कभी आपने ये भी सुना होगा कि हमने अर्लियर ईयर्स में, पुराने सालों में कोई बैड डेट को हम राइट ऑफ करके आ चुके और बाय द वे आज पैसा आ गया, थोड़ा बहुत आ गया, भूले भटके, उसको क्या बोलते हैं, अभी उसकी भी एंट्रीज करेंगे आगे। जो बैड डेट आप भुला चुके, राइट ऑफ कर चुके, बैलेंस शीट से हटा चुके, P&L में डेबिट कर चुके, तसल्ली ले ली मन में, चलो डूब गए, भूल जाओ, और भूले भटके फिर वापस आ गए क्योंकि उसकी जब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चली, सारी संपत्तियां नीलाम हुई, लोगों को लौटाने लगे तो आपका भी नंबर आ गया, थोड़ा बहुत रुपए में से चवन्ने भी मिल गई तो किसके काम की, उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट। वो एंट्रीज हम बाद में लेंगे। चलिए आगे लिखिए, प्रोविजन इज मेड, इसी में कंटिन्यू लिख दो, प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनता है। प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट्स, full stop. The regions of such provision, the regions of such provisions, ये जो प्रोविजन बनाते हैं उसके पीछे कारण क्या होते हैं, रीजंस क्या होते हैं, ये आपके एमसीक्यू बनते हैं इसी तरह से। द रीजंस ऑफ सच प्रोविजंस आर, गैस करके लिख दें, पहला रीजन प्रूडेंस, ये आपके कोर्स में है, आगे AS1 सिलेबस में है आपके, आज ही कराऊंगा पिछले बैच के बच्चों को। AS1 उसी के अंदर है, प्रूडेंस डिफाइन है, उसमें प्रूडेंस के एग्जाम्पल दिए हुए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पूरा अकाउंटिंग के बेसिक्स का AS है वो पूरा, उसमें थ्योरी भरी है, उसमें से ये सब आते हैं। सेकेंडली कंजर्वेटिज्म, और तीसरा होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। यदि बाय द वे कोई इंक्वायरी आपसे कर ले कि भैया तुम लोग प्रोविजन तो खूब बनाते हो अकाउंटेंसी में, कभी प्रोविजन फॉर बैड डेट, कभी प्रोविजन फॉर रिपेयर, कभी प्रोविजन फॉर कंपनसेशन, कभी प्रोविजन फॉर एनी डैमेज, कभी प्रोविजन फॉर एनी लीगल कोर्ट केस, ये इतने प्रोविजन बनाते हो, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों बनाते हो तुम लोग, जवाब दो सीधा टेक्निकल कि सर 3 रीजन होते हैं, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट। बस चुप हो जाओ, अब सामने वाला समझदार है तो समझ जाएगा। चलिए पैरा बदल के लिखें, फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ट, following entries are passed for, following entries are passed for bad debts and following entries are passed for bad debts and provision for bad debts.
बेड डेट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट की जनरल एंट्रीज अब आप करोगे दो अलग अलग अप्रोच पे, दो अलग अलग मेथड्स हैं और वो दोनों मेथड आपके मॉड्यूल में बड़े अच्छे से समझाई हुई है। मेथड 1, मेथड फर्स्ट, पहली मेथड, इफ bed dates are directly charged to P&L account, if bed dates are directly charged to P&L account, यदि बेड डेट को आप सीधा P&L में चार्ज करो, उसको प्रोविजन अकाउंट से रूट करने की बजाय, प्रोविजन अकाउंट से घुमा के ले जाने की बजाय सीधा P&L में ले जाओ, ये पहली अप्रोच, पहली मेथड। सेकंड मेथड इसकी अपोजिट होगी, यदि बेड डेट को हम डायरेक्टली P&L में ना ले जाएं बल्कि उसको प्रोविजन फॉर बेड डेट में घुमा के ले जाएं, वो से दोनों का इम्प्लीकेशन सेम, इम्पैक्ट सेम है, P&L पे वही बर्डन आना है, बैलेंस शीट में भी वही होना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। दोनों मेथड में ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आता है और उसमें कम आता है, या इसमें बैलेंस शीट में फिगर चेंज होते हैं, ना, सवाल ही नहीं है। दोनों का इम्पैक्ट टिकटो सेम है, अपनी अपनी समझ है और क्वेश्चन में आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। हाँ, क्वेश्चन अकेले बेड डेट प्रोविजन फॉर बेड डेट की अकाउंटिंग पे आ गया, कह दिया दोनों मेथड से सॉल्यूशन करो, जैसे आपके मॉड्यूल में लिखा है दोनों मेथड से सॉल्यूशन करके दिखाओ, तो इसमें सॉल्यूशन 1 मेथड फर्स्ट, सॉल्यूशन 2 मेथड सेकंड, ऐसे किया हुआ है। अभी हम बेड डेट को सीधा P&L में चार्ज करेंगे, उसको प्रोविजन से घुमाते हुए नहीं ले जाएंगे। अब लिखिए जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज सेंटर में लिख दो जनरल एंट्रीज, ये तो मेथड का हेडिंग करके अंडरलाइन कर दो, मेथड को तो अंडरलाइन कर दो। अब लिखिए जनरल एंट्रीज। नंबर 1, पहली एंट्री, नंबर 1, व्हेन बेड डेट्स आर, एंट्री नंबर 1, व्हेन बेड डेट्स आर एक्चुअली रिटर्न ऑफ, when bed dates are actually written off, जब आप बेड डेट को एक्चुअली राइट ऑफ करते हो, when bed dates are actually written off, WRITTENOFF, ठीक है। अब सोचो, यदि कोई डेटर्स के पैसे वास्तव में डूब ही गए, प्रोविजन की तो बात ही छोड़ो, अब काहे का प्रोविजन बना रहे हो, पार्टी बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, नोटिस भी आ गया जी ये पैसे डूब गया आपके, अब जो अमाउंट रियल में डूब गई उसको तो आप एक्सपेंस में बुक करो सीधा, प्रोविजन क्यों बना रहे हो आप, और डेटर्स को कम कर दो, डेटर कम करोगे तो क्रेडिट होंगे और बेड डेट का खर्चा करो एंट्री, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर्स, नरेशन लिख दो, बीइंग बेड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ, बीइंग बेड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ, व्हेन बेड डेट्स एक्चुअली रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स वास्तव में राइट ऑफ किए गए और इस एंट्री का सीधा सीधा इंपैक्ट है, आपके सन्डी डेटर इतने रुपए से कम हो गए और डेबिट में खर्चा छोड़ गए, अब उसको लॉस कह दो या एक्सपेंस कह दो और ये P&L में जाएगा, ठीक है। नंबर 2, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, अब साल के अंत में ये जो बेड डेट है वो P&L में चार्ज होंगे और अभी हमने हेडिंग क्या लगाया है, बेड डेट आर डायरेक्टली चार्ज टू P&L, प्रोविजन से घुमा के नहीं ले जा रहे। एंट्री एंड ऑफ द ईयर एंट्री लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, नरेशन being bed debts charged to P&L, being bed debts charged to P&L, बेड डेट को P&L में चार्ज किया गया, हो गया।
अब इन दोनों एंट्री का कंबाइंड इफेक्ट सोचने की कोशिश करो, और कॉमर्स का एक अच्छा स्टूडेंट सीधा बैलेंस शीट पे निगाहें घुमाता है, बैलेंस शीट पे गोल गोल आंखें घुमाता है कि इन दोनों एंट्री का बैलेंस शीट में क्या असर पड़ा। एक तरफ आपके डेटर, दूसरी तरफ P&L कम हो गया। लाइब्रेरीज में दिखाते हो ना P&L, बैलेंस शीट तो तराजू है, जितना वजन उधर से निकालोगे उतना इधर से भी निकलेगा, जितने डेटर को गिराओगे उतना प्रॉफिट भी गिरेगा। बैलेंस शीट हमेशा बराबर रहती है, इम्बैलेंस नहीं होती, इसीलिए उसका नाम बैलेंस शीट है, संतुलन बना रहता है। इसलिए इन दोनों एंट्री का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे जाएगा, दोनों साइड से बैलेंस शीट इतने रुपए से कम हो जाएगी। इधर आपके डेटर 10,000 कम हो गए, उधर आपका प्रॉफिट 10,000 से गिर गया। इट इज इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, हर एंट्री का बैलेंस शीट पे असर आता है। एंट्री नंबर 3, अब जरा सोचो किसी बंदे को करंट ईयर में अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे डेटर्स इस तरह से डूबते भी हैं, तो अब जो बचे कुचे डेटर रह गए जो बैलेंस शीट में खड़े हैं, लिस्ट जो अभी अनकलेक्टेड है, उस पर भी तो उसको शक हो गया कि शायद आगे वो डूबेंगे आगे, लेकिन प्रोविजन तो आज ही बना लूं। अगेन प्रूडेंस, भविष्य में कोई एक्सपेंस, कोई लॉस आपको नजर आ रहा है, उसकी एंट्री आज ही कर लो, उसका प्रोविजन आज ही बना लो। तो नंबर 3, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर एंट्री लिखी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी चलेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नरेशन, narration, being provision made for, being provision made, MADE, being provision made for doubtful debts, being provision made for doubtful debts at the rate of dot dot percent dash dash percent on debtors, on debtors, at the rate of dash dash करके ऐसे कर दो, at the rate of dash 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 percent on debtors। और ये बात तो मान के चलो, ये प्रोविजन की जो रेट गिवन होती है 5, 6, 8, 10, ये जो आपका डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है उस पर अप्लाई होती है। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे जब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे। अब एक बात बताओ, ये प्रोविजन जो आपने इस साल बनाया, इसका P&L पे क्या असर पड़ा? कम हो गया, डेबिट में आए तो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन साथ में अकाउंट क्या छोड़ गया पीछे? हो क्रेडिट बैलेंस, CR बैलेंस। अब जब आप बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाओगे ना, यही तो गलती मत करना बस। मैंने अभी 2 दिन पहले शायद आपको एक बात बोली होगी, अकाउंटेंट्स में प्रोविजन 2 होते हैं, एक होता है प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, एक होता है प्रोविजन अगेंस्ट असेट। ये प्रोविजन अगेंस्ट असेट है, ये लायबिलिटी का प्रोविजन नहीं है, आपको चुकाने थोड़ी है किसी को, ये कोई टैक्स प्रोविजन थोड़ी है, ये कोई कंपनसेशन या रिपेयर का प्रोविजन थोड़ी है जो जेब खर्च होगी, सवाल ही नहीं है। आपकी असेट की गिरावट का प्रोविजन है, इट्स ए रिडक्शन ऑफ असेट। गलती से भी लायबिलिटी में मत बता देना इसको, ये असेट साइड में बैलेंस शीट में करंट असेट में सन्डी डेटर्स में से कम करके बताएंगे। एंड ऑफ द ईयर हमारे सन्डी डेटर 10 लाख, डूबने की संभावना 5%, बैलेंस शीट की असेट साइड में सन्डी डेटर इनर कॉलम में 10 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000, आउटर में 9.5 रिलायबल वैल्यू। शायद हमारे डेटर्स में से, शायद प्रोविजन शायद होता है हमेशा, दे आर एस्टिमेट, वो अंदाज है, शायद हमारे डेटर्स 10 लाख में से 50 नहीं मिलेंगे, 9.5 तो मिलेंगे। बैलेंस शीट हमेशा रिलायबल वैल्यू पे बनती है, बढ़ा के नहीं दिखा रहे हैं, उल्टा कम करके बता रहे हैं। अल्टीमेटली ये जो क्लोजिंग प्रोविजन है बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके बताने का सिस्टम होता है। अब यदि पास्ट में ऐसा किया हो तो गलती मत करना, प्रोविजन फॉर बैड डेट को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक इन्वेंट्री, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर को गलती से भी कभी लायबिलिटी में मत बता देना, बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे नहीं तो। यदि ऐसा कर रहे हो तो इसका मतलब आपको प्रोविजंस की कैटेगरी की नॉलेज नहीं है। जो प्रोविजन लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं कि हमें किसी को चुकाना है, हमारे ऊपर आगे भविष्य में कोई आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो होना है, जेब खाली होनी है, वो प्रोविजन लायबिलिटी के होते हैं, वो लायबिलिटी साइड में आते हैं।
टैक्स प्रोविजन उसका एग्जाम्पल है, लेकिन ये प्रोविजन लायबिलिटी में मत बता देना। तो नीचे नोट डाल दो, नोट नोट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नोट करके लिख दो नीचे, नोट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट will be deducted, DEDUCTED, घटाना, will be deducted from closing debtors, will be deducted from closing debtors, debtors का closing balance of debtors लिख दो चाहो, will be deducted from closing debtors on asset side in balance sheet. सर एक बार वापस रिपीट करना। The provision for doubtful debts, the provision for doubtful debts will be deducted from closing balance of debtors, will be deducted from closing balance of debtors on assets side in balance sheet. बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस में से ये प्रोविजन घटा के बताया जाएगा। अब ये तो बात हुई इस साल की, अगले साल के बारे में सोचो। मान लो किसी बंदे ने नया बिजनेस शुरू किया और पहले ही साल में उसको ठोकने लगना शुरू हो गई, पहले ही साल में बेचारे के 80,000 रुपये डूब गए। एंड ऑफ द ईयर तक तो 80,000 के डेटर डूब ही चुके थे रियल में, और अब एंड ऑफ द ईयर उसके डेटर की बैलेंस शीट में जो बकाया बैलेंस 10 लाख रह गया, बेचारा सोचने को मजबूर हो गया, इस पे भी मेरे डूबत तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। प्रोविजन बना लिया, पहला साल उसने निपटा दिया, P&L में बेड डेट भी चार्ज कर दिया, प्रोविजन भी चार्ज कर दिया, 2 बार P&L में एंट्री आ गई, एक P&L टू बेड डेट, एक P&L टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, और वह बैलेंस शीट में घटा के दिखा दिया। अब नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचो, सेकेंड ईयर में फिर वो माल बेचेगा, फिर नए डेटर जनरेट होंगे, लेकिन पुराने वालों से जो पैसा आएगा वो कुछ तो डूब के आएगा, और नए वालों से डूबा वो अलग। अब अगले साल ये पहली एंट्री फिर होगी भाई, अगले साल जो 1 नंबर एंट्री वो भी तो होगी वापस, अगले साल बेड डेट P&L में भी जाएंगे। लेकिन प्रोविजन के बारे में सोचो, वो जो प्रोविजन आपने बनाया था पिछले साल, वो उसको हटाओगे, उसको P&L में क्रेडिट में डालोगे। वो प्रोविजन बनाया क्यों था आपने? यही सोच के नहीं कि मेरे अगले साल इतने रुपए डूबेंगे, तो डूब गए ना। अब मान लो आपने प्रोविजन बनाया था 50,000 का और रियल में डूबत हो गई 45,000, तो आपका प्रोविजन काफी हद तक तो सही गया एस्टिमेट। 45,000 P&L के डेबिट में आ गए और 50,000 P&L के क्रेडिट में। तो ये प्रोविजन की क्या एंट्री करी आपने अभी? P&L टू प्रोविजन, ये प्रोविजन बनाने की एंट्री है, और ये प्रोविजन जब P&L में वापस ट्रांसफर करोगे तो प्रोविजन टू, इसका क्या इंपैक्ट क्या होगा? P&L के क्रेडिट में 50,000 का प्रोविजन और डेबिट में 45 के बैड डेट, तो भी आपका 5 का प्रोविजन ज्यादा ही बना हुआ था, और कल को यदि रियल में डूबत 60,000 की हो गई तो प्रोविजन तो आ गया 50 और डेबिट में बैड डेट आ गए 60, तो कम से कम 50,000 का खर्चा तो ढक गया ना आपका प्रोविजन से। P&L पे बर्डन कितना आया? 10,000। यही तो अकाउंटेंसी कहती है। भविष्य में कोई एक्सपेंस या कोई लॉस का प्रोविजन बनाते हो तो आगे आपको बहुत रिलीफ मिलती है कि ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले 50,000 का प्रोविजन बना लिया, आज 60 डूबे तो मेरे करंट ईयर के P&L पे 10,000 का लोड आया, वरना अभी 60,000 प्रॉफिट गिरते धड़ाम से। इसलिए आप प्रोविजन बना के चलते हो। प्रोविजन बना के चलना मतलब संभल के चलना, और इसके लिए वो आपस में सेट ऑफ हो जाता। और अब सेकेंड ईयर में फिर नया प्रोविजन बनाओगे अगले साल के लिए। ये प्रोविजन तो एक साइकिल है, ये तो हर साल बनेगा, और जो पिछले साल बनाया वो ट्रांसफर होगा, और हमें नेट ट्रीटमेंट भी अलाउड है। यदि पुराना प्रोविजन आपका 50 का था और इस बार आपको नया प्रोविजन 75 का चाहिए, 2 ऑप्शन है आपके पास। पहले पुराना प्रोविजन P&L में क्रेडिट में डाल दो और नया प्रोविजन P&L में डेबिट करो, या चाहो तो 50 का प्रोविजन P&L में क्रेडिट करने की बजाय उसको तो रख लो और नया प्रोविजन 25 का और बना लो, 75 का हो जाएगा। इसको डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो हमारी मर्जी पे है। चलो लिखो नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर लिख दो आगे, नेक्स्ट ईयर करके डैश कर दो, अंडरलाइन कर दो। चाबी है क्या वहां देखना? ये हाँ जी लिखो नेक्स्ट ईयर, अंडरलाइन, नेक्स्ट ईयर करके अंडरलाइन कर दो।
नंबर वन एक्चुअल बेड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री चाहिए दोबारा करनी पड़े कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट ईयर करके अंडरलाइन कर दो और एक नंबर लिखना शुरू करो ना वापस। एक्चुअल बेड डेट्स रिटर्न ऑफ, वही पहली एंट्री उतारनी है वापस, दूसरी एंट्री भी उतारनी है, दो एंट्री कॉपी कर दो जल्दी से, पहली दूसरी एंट्री नंबर 1 और 2 को कॉपी कर दो जल्दी से। सेम नरेशन, सेम एंट्री, सेम अमाउंट रहेगी जैसे भी होगा। पिछली बार क्या लिखा था वही लिखना है। जब कॉपी करने को बोला तो डिक्टो कॉपी कर दो ना उठा के। हो गई दोनों एंट्री। अब अगले साल ड्यूरिंग द ईयर जो बेड डेट राइट ऑफ होंगे उसके एंट्री वही बेड डेट टू डेटर, एंड ऑफ द ईयर वही पीएनएल में चले जाएंगे। तो दो एंट्री तो वही हो गई। अब अगली जो दो एंट्री होंगी या तो दो होंगी या एक नेट होगी। पहले हम दो कर रहे हैं, फिर नीचे नोट डाल देंगे कि इन दोनों की जगह नेट एंट्री भी पास की जा सकती है। चलिए एंट्री नंबर 3 एट द एंड ऑफ ईयर, एंट्री नंबर 3 एट द एंड ऑफ ईयर। एंट्री लिखे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू P&L अकाउंट। अब आपने पिछले साल 3 नंबर पे एंट्री करी थी ना, उसकी रिवर्स हो गई। वो प्रोविजन वहां आपने बनाया था और यहां उसको P&L में क्रेडिट में ले गए और वो बेड डेट के आमने सामने आ जाएगा, वो बेड डेट के खर्चे को ढक लेगा। इसके लिए प्रोविजन बनते हैं। नरेशन बीइंग ओल्ड प्रोविजन, ये पुराना प्रोविजन है पिछले साल वाला। नरेशन लिखो बीइंग ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बीइंग ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स credited to P&L account, being old provision for doubtful debts credited to P&L account। डाउटफुल डेट का पुराना प्रोविजन P&L में क्रेडिट कर दिया गया। इसका इंपैक्ट अब आप प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आ जाए। अब सोचो, पुराना प्रोविजन तो आपने फिनिश कर दिया और P&L में भेज के उसको जीरो कर दिया। अब अगले साल तीसरे साल के लिए फिर प्रोविजन बनाओ नया, फिर वापस वही एंट्री नंबर 4 एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। अब फिर बताओ नया प्रोविजन बनाने की एंट्री लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नरेशन बीइंग न्यू प्रोविजन, ये नया प्रोविजन है। हर साल पुराना प्रोविजन खत्म होकर नया बनता है। बीइंग न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट। डेबिटेड भी कह सकते हो, चार्ज्ड भी कह सकते हो। P&L में चार्ज करना, डेबिट करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। हो गया। अब आपने 3 नंबर 4 नंबर एंट्री करी है, नेट भी तो हो सकती है, बोलो। यदि पुराना प्रोविजन था 50,000 और नया हमें चाहिए 75,000,
25,000 का प्रोविजन और बनाना है, तो ये चौथी वाली एंट्री हो जाएगी। और यदि पुराना प्रोविजन था 50,000, नया हमें 40 ही चाहिए, 10,000 का प्रोविजन उल्टा ज्यादा बना हुआ है, तो वो 3 नंबर वाली एंट्री होगी। भाई क्रेडिट में जाएगा ना, नेट मेथड है वो, और बात एक ही है। तो इन दोनों की जगह नेट एंट्री अलाउड है, तो नीचे नोट डाल दें, नोट नोट इन प्लेस ऑफ एंट्री नंबर 3 and 4, इन प्लेस ऑफ की जगह, इन प्लेस ऑफ एंट्री नंबर 3 and 4, इन प्लेस ऑफ एंट्री नंबर 3 and 4, कॉमा, net entry could be passed, net entry could be passed for increase or decrease, for increase or decrease in provision, for increase or decrease in provision, full stop, बस। अब प्रोविजन बढ़ाना है तो 3 नंबर वाली, सॉरी आपकी 4 नंबर वाली एंट्री होगी। प्रोविजन कम करना है तो 3 नंबर वाली हो जाए, दोनों में से एक होगी, दोनों नहीं होगी, वो अभी आप प्रैक्टिकल से प्रूव कर देंगे। अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। आप पहले ये 1 नंबर मेथड का एग्जाम्पल कर रहे हैं, और ये फिनिश हो जाएगा तब 2 नंबर मेथड पे आएंगे, और दोनों करने के बाद आप कहोगे साहब दोनों में बात तो एक ही आ रही है, खाली एक ढंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। अब लिखिए एग्जाम्पल 1, फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन, following details are given about, following details are given about business of Mr. X, about business of Mr. X। Mr. X एक प्रोप्राइटर है, एकांकी व्यापारी है, सोल ट्रेडर है, उसके बिजनेस की कुछ इंफॉर्मेशन। राइट हैंड को रुपीज, राइट हैंड साइड को रुपीज जब बोला करें तो राइट हैंड साइड ये इधर इधर, यहाँ रुपीज कॉर्नर पे। चलो नंबर 1 पहला। सर अबाउट के बाद क्या बोला था आपने? अकाउंट के बाद अबाउट के बाद राइट हैंड को रुपीज आ जाएगा ना, बस और क्या। अबाउट बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स, फॉलोइंग Okay, डिटेल्स आर गिवन अबाउट द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखो। राइट हैंड साइड को रुपीज लिख दिया। अब लिखो बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ bad debts written off during the year 2020-21। हम 2 साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 years का। जनरल एंट्री भी करेंगे, लेजर भी बनाएंगे, P&L भी और बैलेंस शीट भी। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 2021, 2020-21 में मिस्टर एक्स के बैड डेट हो गए थे रुपीज 48,000, 48,000। नंबर 2, बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑन 31 March 21, रुपीज 5 लाख। 31 मार्च को संडे डेटर्स का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 21 ये था। नंबर 3, प्रोविजन फॉर doubtful debts या provision for doubtful debts to be made।
at the rate of 10%. Provision for doubtful debts to be made at the rate of 10%. हो गया? ये इंफॉर्मेशन कौन से ईयर की हुई? 2021, एक साल है। अब इसी क्वेश्चन को हमें सेकेंड ईयर के लिए एक बार बना लेते हैं, 2 साल की अकाउंटिंग करेंगे, हेडिंग लगा के ईयर 2021 ईयर 21, तो कनेक्टिविटी हो जाएगी और आपको आइडिया भी लेके आ गया कि प्रोविजन बनाने से अगले साल क्या होता है। इस साल बंदे के 48,000 तो डूब गए रियल में, और एंड ऑफ द ईयर डेटर्स अनकलेक्टेड लिस्ट बनाई 5 लाख की, और उसको अंदेशा है कि इस 5 लाख में से भी और डूबेंगे। अब एक बात जरूर से ध्यान रखना, अभी मैं ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर भी आऊँगा वापस। अब ये वाला टॉपिक भी इनसाइड आउटसाइड का झगड़ा है इसमें भी। यदि ड्यूरिंग द ईयर जो बेड डेट हो गए होंगे, क्या एंट्री हुई होगी? बेड डेट डेबिट टू डेटर्स। ये मान के चलना हमेशा कि यदि ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट राइट ऑफ हो गए, एंट्री हो गई, तो शर्त है आपका जो ये 5 लाख के डेटर है उसमें 48,000 ऑलरेडी माइनस है। दोबारा मत कर देना। कभी नाम सुना फर्दर बेड डेट्स? वो माइनस होते हैं क्योंकि वो ट्रायल के बाहर होते हैं, ये ट्रायल के अंदर होते हैं। अभी हम ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर की बातें भी दोबारा करेंगे इस, और यहाँ तो बहुत झगड़े हैं। या तो आपके बेड डेट, फर्दर बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, डिस्काउंट अलाउड, फर्दर डिस्काउंट अलाउड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। 6 फिगर, 3 ट्रायल के अंदर, 3 ट्रायल के बाहर, 2 ट्रायल के अंदर, 4 बाहर। ये और अंदर बाहर की बात अब तो समझ गए होंगे कि कोई आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसका मतलब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो चुका। यदि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ ही हो गए, चलते ईयर में आपने 48,000 की एंट्री कर दी, तो इसका मतलब डेटर में तो ऑलरेडी माइनस है वो, अब दोबारा थोड़ी माइनस करोगे। लेकिन फर्दर बेड डेट ट्रायल के बाहर होते हैं जिनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अभी तक, इसलिए हमें घटाने पड़ते हैं। अभी हाल फिलहाल तो ये आपकी इंफॉर्मेशन 2020-21। कंटिन्यू करो। पॉइंट नंबर 4, नंबर 4 लिखिए, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 21-22। दो 2021-22 के बेड डेट्स जो राइट ऑफ किए गए, दैट इज रुपीज 60,000, 60,000। नेक्स्ट नंबर 5, 5वीं इंफॉर्मेशन, बेड डेट, सॉरी, बैलेंस ऑफ डेटर्स, इंफॉर्मेशन नंबर 5। नंबर 5, बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑन 31 मार्च 22, रुपीज 8 लाख। सर हाँ जी, सर 21-22 में जो बैड डेट्स है उसमें सर पिछले साल के जो डेटर्स है उसके भी बैड डेट्स हो सकते हैं ना? दोबारा बोलो। सर जो 21-22 में बैड डेट्स है ना 60,000, उसमें ना जो डेटर्स जो पिछले साल के हैं उसके भी बैड डेट्स हो सकते बिल्कुल हैं ना? बिल्कुल 100% यू आर राइट। उसमें पिछले साल के जो 5 लाख के डेटर थे ना, उनके बेड डेट Yes, तो उनके बेड डेट तो हुए ही हुए होंगे, और कुछ नए भी Yes. हो सकते हैं। Yes. हमने अभी 60,000 का ब्रेकअप नहीं लिया। मैं चाहता तो 60,000 के 2 हिस्से लिखवा देता कि 60,000 के बेड डेट में 21-22 के जो बकाया डेटर रह गए थे, ये वाले कुछ तो इसमें से डूबे हैं और कुछ नए और डूब गए, वो मैंने लिखवाया नहीं आपको। बट ये बात मान के चलो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। चलें आगे। यस सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट द रेट ऑफ दिस % फॉर 2021-22। 2021-22 में आपको इस बार 12% प्रोविजन करना है, और उसका एक कारण होता है, जब किसी बिजनेस में बेड डेट प्रोग्रेसिव होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो आपका अंदाज भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। फिर पहले आप 10 का अंदाज लेके बैठे थे 5 लाख पे, अब इस बार 12 का कर लिया और ज़्यादा डूबत और हो गए,
कल को अगली बार बेड डेट आपके 90,000 1 लाख हो गए, प्रोविजन और बढ़ाओ। ये प्रोविजन डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा या बुरा है। जितना ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस होगा प्रोविजन की रेट उतनी बढ़ती। अब ये आपके 2 साल का क्वेश्चन हो गया है। 3 इंफॉर्मेशन, 6 इंफॉर्मेशन के 2 सेट हो गए। अब आपको 2 साल की एक साथ अकाउंटिंग करने के लिए नीचे में डायरेक्शन लिखा रहा हूँ। अब लिखिए यू आर रिक्वायर्ड टू, यू आर पहले पॉइंट हो गए क्या सारे? लिखिए यू आर रिक्वायर्ड टू, डैश कर दें, डैश कर दें। नंबर 1 पहला, पास जनरल एंट्रीज, पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर, पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 2021, 2021 एंड 21-22, दोनों सालों की एंट्रियां करनी है। नंबर 2, सेकेंड, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, prepare ledger accounts of bad debts, prepare ledger accounts of bad debts and provision for doubtful debts, prepare ledger account of bad debts and provision for doubtful debts। bad debt और provision के अकाउंट बनाओ, वही दोनों ईयर के, both the years, for both the years। prepare ledger accounts of bad debts and provision for doubtful debts for both the years। Number 3, disclose the related items, disclose the related items in final accounts, in final accounts। और फाइनल अकाउंट P&L बैलेंस शीट होते हैं, क्योंकि बेड डेट ट्रेडिंग में तो आता ही नहीं। अब आपको P&L में और बैलेंस शीट में क्या क्या डिस्क्लोजर होगा, प्रेजेंटेशन, वो भी देना है। ये 3 सॉल्यूशन करने हैं दोनों सालों के लिए। नाउ लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, पहला, स्टार्ट करो। अब हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन की सीक्वेंस सुन लो। हम पहले 20-21 का सॉल्यूशन जनरल एंट्री का करेंगे, लेजर बनाएंगे, P&L बैलेंस शीट में डिस्प्ले करेंगे। फिर 21-22 के सॉल्यूशन इसी सिर एक साथ जनरल एंट्री नहीं करेंगे, वो मिक्स हो जाएगी नहीं। पहले लिखिए सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज अंडरलाइन, और लेफ्ट हैंड को लिख दीजिए ईयर 2021, ईयर 2021, 2021। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 1, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज, और यहां पे ईयर 2021। अब सोचो तो 2021 की पहली एंट्री क्या करें हम, तो यहाँ लिख दो ड्यूरिंग, क्योंकि ये जो बेड डेट की एंट्री होती है ड्यूरिंग द ईयर होती है, ड्यूरिंग द ईयर, ये कोई एक दिन नहीं होती है। हम लोग एज ए स्टूडेंट एक एंट्री पास करते हैं, साल भर में बेड डेट अलग अलग डेट पे होते हैं। एक डेटर जुलाई में डूब गया, दूसरा डेटर अक्टूबर में डूब गया, तीसरा दिसंबर में डूब गया, साल में कई बार होती है, लेकिन हम ग्रुप की एंट्री एक साथ करते हैं। बेड डेट अकाउंट डेबिट,
बेड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। और अमाउंट 48,000, देखना 48 ही लिखवाया था। चलो नरेशन लिख दो, बीइंग बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री होती है। बीइंग बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 48, ये तो डूब गए इस साल भर में। और अब एंड ऑफ द ईयर इनको P&L में चार्ज करना ही करना है। 31 मार्च 21 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स 48,000। नरेशन लिख दें, बीइंग बेड डेट्स चार्ज टू P&L, चार्ज टू डेबिटेड टू दोनों चलता है। बीइंग बेड डेट्स चार्ज टू P&L। अब इन दो एंट्री को करने से एक तो P&L में बेड डेट डेबिट हो गया, बेड डेटर आपके कम हो गए और वो ऑलरेडी कम है। अब आपको एंड ऑफ द ईयर इस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अगले साल के लिए प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन हमेशा भविष्य के लिए बनाए जाते हैं, फ्यूचर के लिए। 31 मार्च 21 के दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। एंड इट इज, अब प्रोविजन कितना बनाना है, इंफॉर्मेशन देखो, ये रहा 10%, ये तो अगले साल का है, ये 20-21 का है। आप चाहो तो कंफ्यूजन नहीं हो तो यहाँ लिख दो फॉर 20-21। 20-21 में प्रोविजन बनाना था तो 10%, किसका 10%? प्रोविजन हमेशा डेटर्स पे मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 लाख का 10% 50,000, ये 50,000। नरेशन लिख दो, बीइंग प्रोविजन मेड at the rate of 10% on ₹5 लाख। संडे डेटर्स पे प्रोविजन बनाया गया इतना। ये आपका पहला सॉल्यूशन। अभी एक सॉल्यूशन हुआ है, मैंने अभी कहा ना, इसके बाद पहले लेजर अकाउंट बनाओगे। और कौन कौन से लेजर बनाने, एक तो बेड डेट और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 2 लेजर बनेगी। तो लेजर पोस्टिंग की तो करनी है इनकी, और फिर प्रेजेंटेशन P&L में। अब P&L में क्या क्या गया अभी, 48 के तो बेड डेट गए और 50 का दोनों ही डेबिट हुआ है। और फिर बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, असेट साइड में करंट असेट में सन्डी डेटर्स में से लेस प्रोविजन, सन्डी डेटर 5 में से लेस 50, आउटर कॉलम में 450, ये प्रेजेंटेशन। और इसके बाद अगले साल की अकाउंटिंग 21-22, फिर 21-22 की जनरल एंट्रियाँ, फिर 21-22 के लेजर अकाउंट, और फिर 21-22 का P&L बैलेंस शीट। ये ऐसे ही इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल में, लगातार 6। वो ये कर लेंगे तो वो 6 के 6 फिर आप अपने लेवल पे कर लोगे आराम से। बोला सर अब समझ में आ गया। और मेथड भी 2-2, अभी तो आज हमने एक ही मेथड लिया, अभी तो दूसरी मेथड और है जिसमें बेड डेट को सीधा P&L में नहीं ले जाएंगे हम, प्रोविजन से घुमाते हुए ले जाएंगे। बर्डन आएगा P&L आएगा उतना ही। अभी P&L पे कितना बर्डन आया है 98, बर्डन बोले तो डेबिट में, उसमें भी होगा, बल्कि सेकेंड ईयर में समझ में आएगा ढंग से। तो अभी हाल फिलहाल यदि आप लोग में से जो चाहें इन 3 एंट्री के बेसिस पे बेड डेट और प्रोविजन फॉर बेड डेट तो बना के ला ही सकते हो ना। और P&L में भी डेबिट में क्या लिखोगे, 2 बेड डेट एंड 2 प्रोविजन, बस
प्रेजेंटेशन देना है, पूरा P&L थोड़ी बनाना है। और बैलेंस शीट की असेट साइड में करंट असेट्स में संडे डेटर इनर कॉलम में 5 लाख लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 50, आउटर में ये इतना करके ला सकते हो, 10 मिनट लगेंगे। कल आगे सेकेंड ईयर का मैं आगे ले लूंगा यहाँ, ठीक है। सर हाँ जी, सर राइट ऑफ और चार्ज टू पीएनएल सेम होता है? क्या सर राइट ऑफ और चार्ज टू पीएनएल सेम होता है? क्या दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, आवाज ही नहीं आ रही।